सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली नोट्स है इस चैप्टर का, तो मैं आपको ये नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिटेल्ड नोट्स है विद फिगर्स। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कितना फिगर्स का यूज़ किया गया है ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे और अच्छे सारी चीज़ें समझ सको। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप जब अपने से पढ़ो नोट्स तो आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को समझ लेंगे और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप बाद में रिवीजन कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये नोट्स कहाँ कैसे मिलेगा उसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे। अब इस चैप्टर को हम समझते हैं। वैसे मैंने एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनाई है, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसको देख सकते हो, नहीं तो इससे भी पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली, उनके लिए एक बोनस वीडियो की तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मील की। ये मील क्या होता है? द टाइम व्हेन यू ईट और द फूड दैट इज ईटन एट दैट टाइम। तो वो टाइम जिस टाइम हम कोई चीज़ खाते हैं या वो खाना जो किसी एक टाइम पर खाया जाता है उसको मील कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, मॉर्निंग मील यानी सुबह का खाना। तो सुबह के टाइम जो खाना खाते हैं तो उसको हम कहेंगे सुबह का खाना। इसके लिए अलग से एक नाम है जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसी तरह आपका आफ्टरनून मील है, दिन का खाना। दिन के खाने को क्या कहते हैं? लंच कहते हैं। इसी तरह से इवनिंग या नाइट का जो मील होता है उसको हम डिनर या सपर कहते हैं। तो मील वैसे समझो कि किसी भी टाइम हम जो खाना खाते हैं वही हमारा मील है। मॉर्निंग मील, आफ्टरनून मील, इवनिंग मील, इस तरह से होता है। अब मील के अंदर यानी किसी टाइम जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो मील के अंदर आपके क्या होगा, एक आइटम ग्रेन वाला होगा, अनाज वाला होगा। अब देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के ग्रेन्स खाए जाते हैं। जैसे एक स्टेट में यूपी की बात कर लेता हूँ। आप जिस स्टेट के हो आप तो जानते ही हो कि भाई क्या खाते हो, वही सारी चीज़ें आप लिख देनी है। जैसे यूपी के अंदर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो ग्रेन वाला आइटम ये हो गया। कुछ जगह पर रोटी नहीं खाते सिर्फ चावल खाते हैं तो फिर वो राइस हो गया ग्रेन वाले आइटम में। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर जो चीज़ खाई जाती है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। एक आइटम दाल या मीट वाला होगा। भाई रोटी हो गई, रोटी के साथ दाल भी तो होती है, जैसे अरहर की दाल हो गई या और कोई दाल जो भी आप जानते हो या जो भी खाते हो वो लिख सकते हो। फिर सब्जी भी होती है, दाल रोटी सब्जी खाते हैं ना, तो वेजिटेबल्स आ गए, जैसे आलू की सब्जी हो गई। इसके अलावा साथ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंगो पिकल, अचार हो गया। दही खाते हैं, बटर मिल्क यानी जो छाछ या मट्ठा होता है वो चीज़ें लेते हैं। तो ये एडिशनल सैलड हो गया, सलाद हम जो खाते हैं। तो इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो कि खाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड आइटम कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई अवर बॉडी। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का पार्ट, हिस्सा। जैसे आपका मोबाइल है, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, बटन हो गई, स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गई, ये इसके कंपोनेंट है। इसी तरह फूड के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके कुछ हिस्से होते हैं। तो यही बात कह रहा है कि जो फूड आइटम है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं कुछ कंपोनेंट। वो कंपोनेंट हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं। भाई फूड क्यों लेते हैं, खाना क्यों खाते हैं? हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो पूरे फूड की ज़रूरत नहीं है, फूड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत बॉडी को होती है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कॉम्पोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। यही आपको पढ़ाया गया है, यही आपके सिलेबस में है कि जो मेजर, जो मेन जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर वो कौन से हैं। या इसको दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट कौन से हैं या मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। कुछ भी पूछ ले आपको यही आंसर लिखना है। एक तो आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ये 5 आपके मेन हो गए। इसी के साथ साथ फूड के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका डाइटरी फाइबर हो गया और वाटर हो गया। अब किसका क्या यूज़ है वो हम आगे देखेंगे, अभी ये सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो कई टाइप के होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। यानी कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, उनमें से एक स्टार्च भी है, शुगर भी है, इसके अलावा भी होता है। लेकिन हमको यही 2 याद रखना है कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर है वो कौन से हैं? स्टार्च है और शुगर्स हैं। अब हम ये कैसे टेस्ट करेंगे किसी भी फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है? उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट फॉर स्टार्च। कैसे होगा भाई? सबसे पहले आपको जिस फूड आइटम का चेक करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं उसको ले लो। अगर कोई छिलके वाली चीज़ है तो उसका छिलका उतार लो या उसको कट कर लो। जैसे मैंने आलू ले लिया, अब मुझे टेस्ट करना है कि आलू के अंदर स्टार्च होता है कि नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको बीच से कट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये कट करके रखा गया है। 2-3 बूंद आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है उस फूड आइटम में। किसकी डालनी है? ध्यान रखना, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन इसकी डालनी है। तो इस तरह से आप ड्रॉपर की मदद से डालोगे। 2-3 बूंद आपने डाला तो जहां पर गिरेगा उस हिस्से पे आप देखना कि क्या कलर हो रहा है। अब डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन आपको येलोइश या थोड़ा सा ऑरेंज का मिक्सचर टाइप का लगेगा, जैसे आपको यहाँ कलर देख सकते हो, इस तरीके का आपका दिखेगा। लेकिन जब फूड आइटम पे वो गिरेगा
तो जहां पर गिरा अगर वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक का मतलब ऐसे समझ सकते हो डार्क ब्लू, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो जहां पर भी ड्रॉप गिरी वहां ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्टार्च का टेस्ट हो जाता है। अब चलिए प्रोटीन के टेस्ट की बात कर लेते हैं। किसी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसके अंदर फूड आइटम को डाल देना है। लेकिन पहले उस फूड आइटम को क्या करना है, आपको ग्राइंड और मैश, पीस लो या मैश यानी मसल दो, उसको चटनी बना लो। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू मेक पेस्ट और पाउडर। ठीक है, फूड आइटम को ऐसे सॉलिड नहीं लेना, पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। ठीक है, पुट सम दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर 10 बूंद आपको पानी डाल देना है। देखो यहाँ पर मैंने कितना फिगर्स का यूज़ किया है, क्या कर रहे हैं वो लिखा भी है ताकि आप आंसर में चीज़ों को लिख सको और बोरिंग ना लगे, उसके लिए मैंने फिगर भी बना दी है कि एक नज़र में आप देखोगे तो आपको एक तो इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में, दूसरा एक बार में आपको समझ में आता रहेगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो वाटर डाल रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ ड्रॉपर से वाटर जा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, नीचे फूड आइटम है, तो ये इमेज आपके माइंड में छप जाती है। टेक्स्ट वाली चीज़ें तो मिक्सअप हो जाती हैं, क्या था यार याद ही नहीं आ रहा, लेकिन इमेज आपकी रहती है। अब देखो 10 ड्रॉप डालने हैं ना वाटर के, तो 10 ड्रॉप्स मैंने यहाँ बनाई है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, 10 ड्रॉप्स बनाई है बाकायदा। इसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है ताकि ये वाटर मिक्स हो जाए इस फूड आइटम के अंदर। फिर आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये आपका देखो ब्लू कलर का होगा और इसकी 2 बूंद आपको डाल देनी है। और साथ ही साथ में आपको सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, इसकी 10 बूंद डाल देनी है। अच्छा, ये कलरलेस होता है इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ ड्रॉप में या इसके अंदर कोई कलर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर आपको याद नहीं करना है, लेकिन जस्ट आपको यहाँ से देखने पर आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने डाल ली और फिर से आपको टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा भी हुआ है 2 ड्रॉप आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और 10 ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। और कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ मिनट के बाद अगर आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर है वो वॉयलेट कलर देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर है ये वॉयलेट कलर है, अगर वॉयलेट कलर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो जो सोल्यूशन है वॉयलेट कलर का हो गया, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये देखो, अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। वॉयलेट कलर हो गया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके अलावा और कोई कलर हो गया तो फिर वो ये बताएगा कि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब तीसरी चीज चेक कर लेते हैं, फैट। किसी भी फूड आइटम के अंदर फैट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ देखो मैंने इमेजेस लगा दी है। ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाला, वहाँ वीडियो के फॉर्म में आपको पूरा दिखाया था कि कैसे क्या होता है, तो वो तो खैर डिटेल वीडियो थी एकदम। यहाँ पर हम सिर्फ नोट्स को समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ इमेज की कटिंग लगा दी है। तो आपको फूड आइटम ले लेना है ऐसे छोटे से पेपर पे, जैसे हमको मैंने यहाँ पर पीनट्स ले लिया, मूंगफली ले ली, और ये चेक करना है इस मूंगफली के अंदर फैट होता है कि नहीं। इसके लिए उस पेपर को मैंने मूंगफली रख दी, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, तो पेपर में इसको ऐसे करके लपेट लिया। लपेटने के बाद देख सकते हो क्रश कर देना है, हथौड़ी से पीट देना है ताकि वो जो मूंगफली है वो चूर चूर हो जाए। फिर उसके बाद उसको खोल के झाड़ लेना है, मूंगफली गिरा देनी है। ऑयली पैच इज सीन। अब उस पेपर पे देखोगे तो ऐसे यहाँ पर धब्बे आपको दिख रहे हैं, तेलदार धब्बे दिखेंगे। तो अगर इस तरीके के धब्बे दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, जो भी फूड आइटम हमने लिया था। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन फैट। एक काम और आपको कर लेना है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, यू कैन सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। तो इस पेपर को आप लाइट के सामने करोगे ना, तो यहाँ इमेज में खुद ही देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है यहाँ से एक चमकदार लाइट टाइप की आ रही है, यानी ये हिस्से थोड़े डार्क में है, लेकिन ये बीच में हिस्सा जहाँ पर ये धब्बे पड़े थे वो ज़्यादा चमक रहे हैं, यानी लाइट वहाँ से ज़्यादा पास हो रही है। तो इस तरह से भी आपको दिख सकता है। तो अगर इस तरह धब्बे दिख गए इसका मतलब फैट प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं, अगर जो आइटम हमारे पास था जैसे आयोडीन सोल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये नहीं है तो क्या करेंगे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। अगर आयोडीन सोल्यूशन नहीं है तो बनाएंगे कैसे। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, आधा पानी से उसको भर लो, उसके बाद टिंचर आयोडीन, ये जनरली आपको लैब में मिलेगा। आप कहोगे मेरे पास तो है नहीं, तो भाई घर में कौन कह रहा है एक्सपेरिमेंट करने को। लैब में आमतौर से डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि होता ये है ना कि जो आयोडीन का डाइल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब पतला करना, जैसे मिल्क आप ले आए उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया तो पतला हो जाएगा, और पानी डालते जाओगे तो और वो पतला होता जाएगा, यानी हल्का होता जाएगा। इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। कोई भी चीज़ किसी चीज़ में मिला देना, मिलावट कर देना, यही डाइल्यूशन होता है। तो हमको आयोडीन सोल्यूशन कैसे लेना है, डाइल्यूट लेना है। तो उसके लिए कोई चीज़ मिलाएंगे, अब अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अलग अलग तरीके के डाइल्यूट सोल्यूशन लेके बैठे हैं। तो लैब में जनरली क्या होता है, टिंचर आयोडीन होता है। अब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है टिंचर आयोडीन क्या है कहानी, बस इतना समझ लो कि लैब में जनरली टिंचर आयोडीन प्रेजेंट होता है। जैसा हमको डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए होता है, कितने लेवल का चाहिए होता है, वो हम बना लेते हैं। तो टिंचर आयोडीन आपके लैब में मान लो है। अब आधा टेस्ट ट्यूब आपने पानी भर लिया,
उसके अंदर 2-4 बूंद आपने टिंचर आयोडीन डाल दिया, तो इस तरीके का आयोडीन सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखो इसका कलर हल्का हो गया, ऊपर यहाँ आपको डार्क पर्पल कलर दिखेगा। जो आयोडीन कलर होता है वो डार्क पर्पल होता है, लेकिन पानी मिला दोगे तो ये हल्का थोड़ा येलो ऑरेंज टाइप का, जैसा कलर आप देख रहे हो ना, इस तरीके का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपका तैयार हो गया। आधे टेस्ट ट्यूब पानी के अंदर टिंचर आयोडीन की 2-4 बूंद डाल दी आपने, बन गया आपका आयोडीन सोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि प्रोटीन में हमने चेक किया था, मतलब यूज किया था, वो कैसे बनाएंगे अगर आपके पास नहीं है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट देखो क्रिस्टल के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको खरीद लिया जाता है, लैब में पाउडर फॉर्म में ही रहता है। फिर 100 ml आपका मिलीलीटर वाटर लिया जाता है, उसके अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है। जैसे देख सकते हो यहाँ वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स हो जाएगा, और ये या ग्लास रॉड से ऐसे चला लेंगे तो आपका ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो गया। अब तीसरा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो 10 ग्राम आप कॉस्टिक सोडा ले लो, इसको 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लो, मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये देखो इसी तरह से हमने पानी ले लिया, और ये कॉस्टिक सोडा इस तरह से नमक जैसा आपको दिखेगा, थोड़े इसके दाने बड़े बड़े होते हैं, व्हाइट कलर का होता है। तो 10 ग्राम इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो कलरलेस होगा, यानी एकदम कुछ दिखेगा ही नहीं। वाटर भी कलरलेस है, इसको डालने के बाद भी कुछ नहीं होगा। जैसे आप नमक डाल के सोल्यूशन बना लो तो कलरलेस ही रहता है ना, उसी तरह से ये भी रहेगा। तो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन भी हमारा बन गया। अब बात कर लेते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के साथ करते क्या है, यानी बॉडी में क्या काम आते हैं ये। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर अवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, इन दोनों का काम क्या है पहले ये समझ लो। तो देखो यहाँ जो सिंबल मैंने बनाया है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, एनर्जी। अब देखो नोट्स आप देखोगे, ये सिंबल देखोगे ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा एनर्जी की बात हो रही, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट भी हमको एनर्जी देते हैं। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही अमाउंट में ले लें, उनकी क्वांटिटी दोनों की सेम हो, तो फैट से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए देखो सिंबल यहाँ पर मैंने बड़ा यूज़ किया कि फैट में ज़्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन दोनों ही हमारे एनर्जी देते हैं, ये बात आप याद रखना। अब एनर्जी देते हैं तो इनका कुछ निक नेम भी होगा। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो वो फूड जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, यानी ऐसे फूड है जो एनर्जी देते हैं। ये नाम आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से फूड हैं जिनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, तो जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उनको कहते हैं। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन आर जनरली फॉर द ग्रोथ। देखो ग्रोथ हो रही है, छोटा सा था और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, यानी हाइट वगैरह सब चीज़ ग्रो होगी। एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो गया, चोट लग गई, या बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर डैमेज होती रहती हैं, कुछ गड़बड़ होता रहता है, अपने आप बनता रहता है, वो हमको पता भी नहीं चलता, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। एक तो बाहर होता है, मान लो चोट लग गई, आपको दिखेगा कि हाँ चोट लगी है, ये धीरे धीरे सही हो रही है। एक बॉडी के अंदर डैमेज और रिपेयर होता रहता है, तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो बॉडी बिल्डर की फोटो लगा दी है, ये मसल्स दिखा रहा है अपनी। हो सकता है आप जानते ही हो, जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, पनीर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन उनको चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी ऐसे फूड हैं जो बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी बनाते हैं आपकी। अब बात कर लेते हैं वाइटामिन की। वाइटामिन देखो कई टाइप के होते हैं, इन जनरल बात कर लें वाइटामिन का काम क्या है। तो पहला काम है वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, ये हमको बीमारी से बचाते हैं। देखो यहाँ पर एक सोल्जर है, एकदम हथियार ले खड़ा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस इमेज से आपको एक बार में देख के याद आ जाएगा कि हाँ ये वाइटामिन प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। दूसरा क्या, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी, तो हमारी आंखों को हेल्दी रखते हैं, हमारी जो हड्डी है उसको हेल्दी रखते हैं, दांत हो गए जो बाहर दिखा रहा है, और गम्स हो गए, इनको हेल्दी रखते हैं। अब अलग अलग वाइटामिन की बात कर लें, कौन क्या काम करता है। वाइटामिन ए की बात कर लें, कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, तो वाइटामिन ए क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है, स्किन की इमेज है ये, और हमारी आइज है उसको हेल्दी रखते हैं। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, देखो हड्डियों के लिए और दांत के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो फिर हड्डी कमज़ोर होगी, दांत में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा कैल्शियम की कमी नहीं होती, कैल्शियम उसके बॉडी में रहता है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहा है। मान लो कोई चीज़ आपको चाहिए, अलमारी के अंदर ताले में बंद है, चाबी आपके पास नहीं है, तो वो चीज़ है तो, लेकिन निकालेंगे कैसे भैया, ताले में बंद है ये तो। उसी तरह कैल्शियम बॉडी में रहता है लेकिन बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। वाइटामिन डी इसमें काम आता है। अगर आपके बॉडी में वाइटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम बॉडी में होने के बाद भी बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी और आपकी हड्डी दर्द करेगी, मतलब हड्डी और दांतों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बात वाइटामिन डी के बारे में याद रखना कि वाइटामिन डी मदद करता है हमारी बॉडी की कि वो जो कैल्शियम है उसको यूज़ कर सके हड्डियों और दांत के लिए। वाइटामिन सी की बात कर ले, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, तो ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है वाइटामिन सी।
आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर वाइटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो बॉडी है ना वाइटामिन डी बनाती है कैसे, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसीलिए जो है सर्दियों के दिन के अंदर या वैसे भी थोड़ा सा धूप लेना चाहिए ताकि वाइटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता रहे। नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग वाइटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। बाहर निकलना ही नहीं चाहते, कार से गए और तुरंत घर के अंदर घुस गए, फिर स्कूल के अंदर घुस गए, धूप बिल्कुल लेना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से आजकल क्या हो रहा है, वाइटामिन डी की कमी हो जा रही है। तो ये देखो बंदा ये धूप ले रहा है तो उसको विटामिन डी मिलता रहेगा। तो ये बात याद रखना, विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। और भी चीज़ों से मिलता है लेकिन सनलाइट से भी मिलता है। अब विटामिन क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं, इनका अलग अलग नाम है। कुछ विटामिन है जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये नाम है, आपको याद रखना, ई सी डी ई के। आपको अगर बी कहाँ चला गया तो भैया बी भी होता है लेकिन बी किसी एक विटामिन का नाम नहीं है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो कई तरीके के होते हैं, B1, B2 इस तरह से B12 तक। ये जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। अभी मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आती वो हम देखेंगे। ऐसे समझ सकते हो, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मिनरल्स कहलाते हैं। तो मिनरल से हमारी बॉडी में क्या होगा, एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ रहेगी इस तरह से उछलोगे तो मिनरल इसके लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं डाइटरी फाइबर्स की। ये क्या होते हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है रफेज। ये जो आपके डाइटरी फाइबर या जिसको हम रफेज कहते हैं इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो हमको प्लांट से ही आमतौर से मिलते हैं, यानी प्लांट से मिलने वाली ही चीज़ों के अंदर हमको डाइटरी फाइबर और रफेज मिलेगा। अब एक मज़े की बात देखो, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये जो रफेज हैं यानी डाइटरी फाइबर्स हैं, ये हमारी बॉडी कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, यानी हमारी बॉडी इनसे कुछ लेती नहीं। मतलब बॉडी के अंदर ये गए और बॉडी से निकल गए, बीच में बॉडी ने कुछ लिया नहीं। तो अब कहोगे इसका मतलब ही क्या हुआ, बॉडी के अंदर गया फिर बॉडी से निकल गया, भाई इसमें से कोई चीज़ बॉडी यूज़ करती तो समझ में आता। इनका काम क्या हुआ, तो इनका काम ये है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखो जैसे कि हम देख चुके हैं कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, बॉडी को उनको ज़रूरत नहीं है। तो जो भी फूड हमने खाया उससे जो न्यूट्रिएंट है वो तो बॉडी निकाल ली, उसके अंदर जो फालतू की चीज़ बची इसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बॉडी उसको बाहर निकाल देगी कि भाई ये चलो बाहर। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये आसानी से बॉडी से निकल जाए उसमें ये मदद करते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर या रफेज हैं इनको अगर हम अपने डाइट मिलेंगे, उनको हम खाएंगे तो हमारा पेट साफ रहेगा। वरना बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है, पेट खराब होने लगता है, गैस की प्रॉब्लम, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हो जाते हैं। तो अगर ये रफेज वगैरह हम लेते रहेंगे तो पेट हमारा साफ रहेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बहुत आसानी से पास होकर हमारी बॉडी से निकल जाएगा। मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। अब रफेज हमको मिलेगा कहाँ से, एक तो आपका होल ग्रेन्स हो गया। अब कहोगे होल ग्रेन्स क्या होते हैं, तो देखो इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी समझ लो कुछ तरीके के ग्रेन्स हैं उनको हम होल ग्रेन्स कहते हैं। इसके अंदर आपका व्हीट हो गया जिसकी इमेज मैंने लगाई है, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, कॉर्न्स हो गया, ये सब होल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते, यानी ग्रेन्स में ही एक कैटेगरी है। फिर आपकी जो पल्सेस हो गई, दाल हो गई, इनके अंदर रफेज होता है, पोटैटोज़ के अंदर होता है, आलू के अंदर होता है, जो फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इनके अंदर रफेज होता है। अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर का क्या काम, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है बॉडी को वो चाहिए, तो वाटर इसमें मदद करता है कि जो फूड है उससे न्यूट्रिएंट बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। तो देखो यहाँ इमेज से मैंने दिखाया है कि न्यूट्रिएंट इस वाटर के अंदर चले जाएंगे और वाटर फिर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा ये मदद करते हैं जो कुछ वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालने में, जैसा कि आपका यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है, यूरिन है, स्वेट यानी पसीना जो है वो निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी का कुछ वेस्ट बाहर चला जाता है। अब बात कर लेते हैं पानी हमको मिलता कहाँ से। आमतौर से जो ज़्यादातर जो पानी है हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है वो उन लिक्विड से पूरी हो जाती है जो कि हम पीते हैं। जैसा कि पानी पियोगे तो पानी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, या जब मिल्क पीते हैं तो मिल्क के अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। अगर पानी ना भी मिलाया जाए तो उसके अंदर पानी होता है पहले से ही। गाय या भैंस जब दूध देती है उसके अंदर भी पानी पहले से रहता है, तो पिया तो आपको पानी मिल गया। चाय पीते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं, तो जब चाय पियोगे तो भी पानी चला जाएगा। तो इस तरीके से आमतौर से ज़्यादातर जो पानी है वो ऐसे ही हो जाता है कि पानी पी लिया, चाय पी लिया, दूध पी लिया। इसके अलावा जो वाटर है वो हमको कुक्ड फूड से भी मिलता है। भाई खाना बनता है तो पानी डाला जाता है कि नहीं, अगर नहीं मालूम तो देखना कभी या पूछना मम्मी से कि खाना बनाते समय पानी डाला जाता है कि नहीं। तो पानी कहाँ जाएगा, भाई फूड के अंदर ही होगा। जब फूड खाएंगे तो वो पानी भी चला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर भी पानी होता है। भाई टमाटर को दबाओ, देखो पानी पानी निकलता है कि नहीं, उसके अंदर रस होता है, रस के साथ साथ पानी भी रहता है। वो लिक्विड जो गीला गीला निकलता है वो पानी ही होता है। इसी तरह लेमन है, जब निचोड़ोगे तो जो रस निकलता है तो रस के अंदर पानी प्रेजेंट होता है। इस तरह से और भी फूड आइटम है जिनके अंदर रस होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो इनके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, जिसको खाएंगे तो पानी चला जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कौन से न्यूट्रिएंट हमको किस तरीके के फूड आइटम से मिलेंगे। तो पहली फिगर के अंदर आप देख सकते हो सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वो फूड आइटम जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। कौन सी चीज़ खाएंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा। ए वाले में आपको प्लांट सोर्सेज है, यानी प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन, और दूसरा एनिमल सोर्सेज, यानी ऐसे प्रोटीन जो किसी एनिमल से निकलने वाली चीज़ों या एनिमल से हमको मिलते हैं। तो प्लांट से हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा, ग्राम यानी चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल यानी अरहर की दाल जो होती है, बीन्स हो गया जैसे राजमा वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, पीज यानी मटर हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। ये सारे नाम आपको याद करने हैं, अगर सारे नहीं तो 4-5 तो याद कर ही लेना, क्योंकि एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ प्रोटीन के सोर्सेज का नाम बताओ, या स्पेसिफिकली पूछ सकता है प्लांट प्रोटीन का नाम बताओ। तो प्लांट वाले भी आपको 3-4 कम से कम याद होने चाहिए, तो आप लिख सकते हो। या दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, नाम दे दे कि भाई पीस के अंदर, मटर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीस के अंदर, मटर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखो प्रोटीन के प्लांट के सोर्सेज सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। अब सारे तो हम नहीं याद कर सकते, जितना बुक में लिखा है कम से कम उतना तो याद कर सकते हैं, उतना तो याद करना पड़ेगा। तो जितना आपकी बुक में दिया है सिर्फ फोकस उसी पे रखना। अब एनिमल की बात कर लें तो मीट हो गया, मीट के अंदर प्रोटीन होता है। फिश हो गई, फिर आपकी जो पनीर होती है, पनीर तो हमको एनिमल से मिलती है ना भाई, दूध से ही तो पनीर बनाते हो, दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। मिल्क हो गया, एग हो गया, ये एनिमल सोर्सेज है, यानी एनिमल से हमको मिलता है, तो इनके अंदर प्रोटीन होता है। अब कुछ फैट के सोर्सेज बात कर लेते हैं, इसमें भी देखो प्लांट सोर्सेज और बी वाले में एनिमल सोर्सेज दिया है। देखो फैट के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो भी ऑयल वाली चीज़ें होती है, तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर से भी तेल निकलता है, उसके अंदर आपको फैट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखो सारे नाम यहाँ देखो, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल आ गया ना, तो याद रखना ऑयल दिख गया तो कह दो फैट इसके अंदर है। मस्टर्ड ऑयल यानी जो सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल हो गया, कोकोनट का, नारियल का तेल है। फिर जो नट्स हो गया आपका, जैसे यहाँ पर आलमंड्स बने हैं, बादाम है, बादाम से भी तेल निकलता है। तिल का तेल आपने सुना होगा नाम, ग्राउंड नट, मूंगफली का भी तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तो हमने एक्सपेरिमेंट ही किया था, फैट उसके अंदर देखने को मिला था। तो ये वो चीज़ें इसके अंदर हमको फैट मिलता है। फिर नीचे आपका देखो ये एनिमल सोर्सेज हैं, मीट, इसके अंदर भी आपके फैट होता है, फिश के अंदर होता है, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, एग हो गया, ये वो सारे एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, तो इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा। तो ये जस्ट देखो नाम है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है। स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया पपीता हो गया, मेलन हो गया, मैंगो, मेज़ यानी जो भुट्टा वगैरह आपका होता है ना, वो बाजरा, राइस, वीट, गेहूं, चावल जो है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे मेन आपका यही है कि जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पोटैटो का तो हमने टेस्ट भी किया था। अब विटामिन ए की बात कर लें, विटामिन ए हमको कहाँ से मिलेगा, मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, मैंगो, कैरेट, पपाया, ये वो चीज़ें हैं जिससे विटामिन ए मिलेगा। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी की बात कर लें, लीवर हो गया यानी कलेजी जो होती है, वीट, राइस, गेहूं, चावल, इसके अंदर विटामिन बी होता है। तो देखो कुछ आइटम ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, जैसे गेहूं, चावल हमने देखा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन बी भी होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो दोनों एक साथ। अब विटामिन सी की बात कर लें, इसको याद करने की एक टेक्निक है कि देखो जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर विटामिन सी होता है। ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, थोड़ा खट्टा आता है कि नहीं, टोमेटो हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, लेमन देखो कितना खट्टा होता है, फिर ग्रीन चिली हो गई, हरी मिर्च हो गई, गुआवा आपका जो अमरूद हो गया, इसके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन डी की बात कर लें, मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इसके अंदर होते ही। अब कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन हमको कहाँ से मिलेगा, देखो स्पिनच हो गया, पालक आपका जो हो गया, फिश हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। जो देखो आयोडीन के बारे में ऐसे समझो कि जो सी फूड होते हैं, समुद्र से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर आयोडीन बहुत होता है। फिश हो गया, श्रिम्प हो गया, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर रहता है, इसकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। कर्ड हो गया यानी आपकी दही या योगर्ट कह सकते हो। जिंजर यानी आपका अदरक हो गया, इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट रहता है। फिर आयरन के सोर्सेज जैसे स्पिनच हो गया, पालक के अंदर, जिनके अंदर आयरन की कमी होती है ना, कहा जाता है भाई पालक खाओ, पालक की सब्ज़ी बनाकर खाओ। यहाँ पर देखो ये गलत लिख गया, अच्छा किसकी इमेज बनी है तो कायदे से दिख नहीं रहा और बुक में भी नहीं दिया था, तो उसको छोड़ो। बस ये 3 चीज़ याद रख लेना, तो स्पिनच हो गया, एप्पल हो गया, लीवर हो गया, तो ये आपके आयरन के सोर्सेज हैं। फिर फॉस्फोरस की बात कर लें, फॉस्फोरस हमको कहाँ मिलेगा, वीट, राइस, देखो फिर से आगे गेहूँ, चावल। गेहूँ चावल में भाई हमने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन बी होता है, और अभी क्या आ गया, फॉस्फोरस होता है। तो इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, गेहूँ चावल में ये चीज़ें होती हैं। बनाना हो गया, हरी मिर्च हो गई, मिल्क हो गया, इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। कैल्शियम की बात कर लें, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि आमतौर से जो वाइट कलर की चीज़ें होती है, वैसे हमेशा ही नहीं होता, लेकिन
अब वाइट कलर की चीज़ों के अंदर अक्सर कैल्शियम देखने को मिलता है। एग्स हो गया, देखो मिल्क हो गया, इसके अंदर कैल्शियम होता है। वैसे कैल्शियम पढ़ा जाता है क्योंकि बचपन से एक आदत गलत बन गई ना, कैल्शियम कैल्शियम कहते हुए, तो वो निकल जाता है, कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम। अब देखो यहाँ पर मैंने अलग से भी बता दिया है कि जैसे ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं तो वो एक साथ मैंने लिख दिया। जैसे मिल्क के अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन ए, डी, फास्फोरस, कैल्शियम। फिश की बात कर ले, इसके अंदर फैट, प्रोटीन, विटामिन डी, आयोडीन, ये जस्ट आपको याद करने की चीज़ें हैं। एग की बात कर लें, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी, कैल्शियम। अब बात कर लेते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये क्या होता है? अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन अ राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? तो ये पूरा लिख दोगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसी डाइट जिसके अंदर हो क्या, सारे ही न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, एक बात हो गई। वो न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट है लेकिन बहुत थोड़ा सा है, बॉडी जितना चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा आपने दे दिया, ओवरडोज दे दिया। बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है और जितना ज़रूरत है वो मिल जाए। साथ ही साथ अच्छे अमाउंट में रफेज भी हो ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बॉडी से निकल सके, और वाटर, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब एक बात याद रखना, सब न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं, गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। जब हम खाने को पकाते हैं तो जो भी फूड आइटम हम बना रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कुछ निकल जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो इतना न्यूट्रिएंट था, पकाने के बाद इतना बचा, तो न्यूट्रिएंट कम हो गए उसके अंदर। और सिर्फ पकने में ही नहीं, बल्कि जब हम किसी भी फूड आइटम को धोते हैं या कट करते हैं या उसका छिलका उतारते हैं, इससे क्या होता है, मे ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ सम वाइटामिन। तो कुछ वाइटामिन लॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो धोने से क्या होता है, जो उसकी सरफेस पे कुछ न्यूट्रिएंट रहे होंगे वो बह जाते हैं। कट करते हैं तो अंदर से, जैसे आप प्याज कट करो तो उसके अंदर से पानी निकलता है, तो न्यूट्रिएंट कुछ निकल गया। लेमन कट करते हो तो कुछ हिस्सा आपके नाइफ पे लग जाता है या कुछ नीचे गिर जाता है। फिर छिलका उतारते हो तो बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट जो छिलके में ही प्रेजेंट रहते हैं वो निकल जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल। तो जैसे मैंने बताया कि जो स्किन होती है, उनका जो छिलका होता है बहुत से फ्रूट और वेजिटेबल का, उसके अंदर कुछ वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। छिलका उतार दिया आपने, कूड़े में फेंक दिया, तो वो वाइटामिन मिनरल तो चले गए। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में ऑल्सो रिमूव सम वाइटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। इसी तरह चावल, दाल, इसको धुला तो जाता है भाई गंदगी दूर करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम रगड़ के एकदम धो रहे हो तो बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल भी चले जाएंगे। कुकिंग इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अब खाना क्यों पकाते हैं? क्योंकि कुकिंग से होता ये है कि एक तो फूड का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब कच्ची आलू ऐसे खाओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पका लेते तो अच्छा आता है और हजम होने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन कुकिंग से वही होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो है लॉस हो जाता है। बहुत सारे जो यूजुअल प्रोटीन और अच्छे खासे अमाउंट में जो मिनरल है वो लॉस हो जाता है इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अब मान लो कुछ आपने ऐसा बनाया कि उसमें पानी का यूज़ करके आपने बनाया, तो उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो पानी के अंदर चले गए। अब पानी अगर फेंक दोगे तो वो न्यूट्रिएंट चले गए। जैसे मान लो आपने आलू को उबाला, आलू कैसे उबालते हैं, बर्तन में हमने पानी ले लिया, उसके अंदर आलू डाल दिया और उसके बाद उसको गर्म कर दिया। अब न्यूट्रिएंट क्या होंगे, पकने की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, निकलेंगे, निकल कहाँ जाएंगे, पानी में। अब आलू उबलने के बाद हम आलू निकाल लेते हैं, पानी फेंक देते हैं, आलू के कुछ न्यूट्रिएंट चले गए थे पानी के अंदर, पानी फेंक दिया तो वो न्यूट्रिएंट चले गए। तो ऐसा भी होता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब खाना पकाते हैं ना तो उसकी हीट की वजह से विटामिन सी जो है बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये देखो विटामिन सी यहाँ पर रो रहा है कि भैया हमको मत पकाओ। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के साथ कच्ची चीज़ें भी आपको लेनी है। जैसे फ्रूट्स है, आप धो के खा लो तो फ्रूट्स को तो पकाने की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। फिर सैलेड हम खाते हैं तो उसके अंदर कच्ची जो सब्ज़ी हो गई, खीरा वगैरह, ये हमको मिल जाएगा। अब सैलेड के अंदर हमने नींबू वगैरह रख लिया तो वो लेमन हमको डायरेक्ट खा गया, उसको पकाना तो पड़ा नहीं, तो उसके अंदर जो विटामिन सी था वो हमको मिल गया। तो इस तरह से वो जो पकाने की वजह से कमी हुई उसको पूरा किया जा सकता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट वाले फूड खाएंगे, ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, तो उससे हमको एक कंडीशन हो जाएगी, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा। फैट खाते जाओ, फैट वाली चीज़ें खाते रहो, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आप खाते जाओगे तो क्या होगे, मोटे हो जाओगे। इसीलिए आपको संभल के हिसाब से खाना है, ऐसा नहीं कुएं की तरह भरते चले जाओ पेट। अब बात कर लेते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। ये क्या होती है? डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। तो वो बीमारी जो कि होती है किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, इसको हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। देखो अलग अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। अब मान लो आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा, ऐसे फूड आइटम आप खा रहे हो इसके अंदर प्रोटीन नहीं है या बहुत थोड़ा है, जितना बॉडी की ज़रूरत होता नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी कमी हो जाएगी। अच्छा, ये लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है? देखो अगर एक आध दो दिन आपको नहीं मिला प्रोटीन वाली चीज़ें तो उससे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बॉडी कुछ अपना स्टोर करके भी रखती है, वो एडजस्ट कर लेती है।
लेकिन अगर लंबे समय तक नहीं मिलेगा तो जो स्टोर करके रखा है, सेव करके रखा है, वो भी यूज हो जाएगा। फिर बॉडी को जरूरत होगी तो कहाँ से लाएगा, नया मिल नहीं रहा, पुराना वाला जो स्टॉक है वो खत्म हो गया, तो फिर वो बीमारी बनने लगेगी। तो किन की चीज़ों से क्या क्या बीमारी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होगा, कैन कॉज, क्या हो जाएगा भाई। देखो ये सारा इमेज से मैंने बना दिया, वैसे लिखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्म में, लेकिन वो बोरिंग टाइप का लगता है। अब यहाँ से देखोगे तो इमेज छपेगी दिमाग में। स्टंटेड ग्रोथ, यानी हाइट छोटी रह जाएगी, बहुत लंबे नहीं हो पाओगे आप अगर प्रोटीन की कमी है। स्वेलिंग ऑफ फेस, अगर ज़्यादा कमी हो गई तो आपको चेहरे से दिखने लगेगा, चेहरा सूजा हुआ लगेगा। देखो जैसे इसका यहाँ एकदम फूला फूला, आँख एकदम बंद हुई जा रही है, तो इस तरह से चेहरा फूल सा जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ने लगेगा, जैसे बाल सफ़ेद होने लगा, तो प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है। स्किन डिजीजेज, स्किन में कुछ बीमारी हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी पेट खराब हो सकता है, दस्त आ सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से। अगर आपकी डाइट के अंदर दोनों चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी तो है ही है, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है लंबे समय तक, तो क्या होगा, तो ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, बिल्कुल ग्रोथ रुक जाएगी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जितने बड़े हो उतने ही रह जाओगे। तो दोनों चीज़ की कमी तो होने ही नहीं देना, वैसे किसी एक की भी कमी नहीं होने दो, लेकिन अगर दोनों की कमी हो गई तब तो फिर पंगा है भाई। देखो इसकी हाइट बिल्कुल रुक गई, क्रॉस लग गया, कि अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा जो बंदा होगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी, वो क्या होगा, वेरी लीन एंड थिन, वो दुबला पतला होगा, एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। एक तो दुबला पतला होगा और इतना कमजोर होगा कि उठ ही नहीं पाएगा, पड़ा रहेगा हर वक्त। अब जितनी भी डिफिशियंसी डिजीज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लें, हिसाब से जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, ये बीमारियों से बच जाएंगे। अब कौन कौन सी बीमारी कहाँ कैसे होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक टेबल दिया है, सम डिसीजेज या डिसऑर्डर कैन कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। कुछ वाइटामिन और मिनरल की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे वाइटामिन ए, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, कौन सा डिसऑर्डर होगा, कौन सी गड़बड़ी होगी। लॉस ऑफ विजन, आपको आंखों में प्रॉब्लम आएगी, मेन चीज़ ऐसे समझ लो, धुंधला दिखने लगेगा या आँख की रोशनी जाने लगेगी, इस तरह की दिक्कत आएगी। सिम्टम क्या है, पुअर विजन, आँख कमज़ोर हो गई, चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ गई, या लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे रात में कम दिखने लगता है। मैं दिन में तो चलो ठीक दिख रहा है, रात में जब रोशनी कम होगी उस समय आपको कम दिखेगा। इस बीमारी के नाम, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रात में आदमी अंधा हो गया, क्योंकि लाइट कम है, उसको दिख ही नहीं रहा, ये कम दिख रहा है जितना आमतौर से दिखना चाहिए। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, अब विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होती गई और आप बिल्कुल मस्त हो, अपने में कुछ परवाह नहीं कर रहे हो, तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है भाई, आँख की रोशनी जा सकती है, बिल्कुल बुझ गई आप, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो देखो मैंने आइज़ की इमेज लगा दी ताकि एक बार में आपको देख के आइडिया रहे। विटामिन बी, हमने देखा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कई सारे विटामिन का ग्रुप होता है, उसमें एक होता है विटामिन B1, इससे एक बीमारी होती है, इसको हम बेरी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन B1 की कमी आपको कैसे पता चले, कुछ सिम्टम आपको आएगा, मसल्स में कमजोरी हो रही है या बहुत कम एनर्जी आपको लग रही है, एकदम उठने का मन नहीं कर रहा, पड़े हुए हो, तो इसका मतलब आपको विटामिन B1 की कमी हो सकती है, आपको टेस्ट कराना चाहिए। विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं, ये आपके जनरली मसूड़ों के अंदर होती है। सिम्टम आपको ऐसे पता चलेगा, ब्लीडिंग इन गम्स, मसूड़े से खून बह रहा है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मान लो कोई चोट लग गई, अब वो चोट सही नहीं हो रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है, तो इसका मतलब आपको विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैर टेढ़ा सा हो जाता है, जैसे आप यहाँ इमेज देख रहे हो ना, इसका ऐसे पैर सीधा होना चाहिए, मतलब एकदम सीधा नहीं है, हल्का सा ऐसे होता है पैर, इस तरह से ऐसे होता है पैर हम लोग का, ऐसे हल्का सा होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। इसका देखो बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ गया, बीच में बिल्कुल इतना गैप बन गया, तो इतना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो गई और बेंड हो गई, सॉफ्ट हो जाएगी तो वो मुड़ जाएगी, अब लोड पड़ रहा है तो पैर उसका मुड़ गया, तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। ये सारे नाम आपको और सिम्टम याद होने चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डीके, हड्डियाँ खराब होने लगती हैं, दांत खराब होने लगते हैं। सिम्टम क्या होगा, वीक बोन्स, हड्डी बहुत कमजोर है, थोड़ा चोट लगी मतलब हड्डी टूट गई, या टूथ डीके, दांत खराब होने लगा। यहाँ देख सकते हो इमेज लगी है, अभी दांत इसका देखो कितना बढ़िया स्थाई है, फिर ऐसे धीरे धीरे होते हुए इसमें निशान बनते हुए देखो यहाँ गड्ढा हो गया, फिर ये गड्ढा हो गया, फिर ये खराब हो गया ना। आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं, ये गले में होती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, यहाँ पे जो गला है ना, यहाँ पर देखो ऐसा फूल आया है इसका, तो आयोडीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो बच्चों के अंदर ये है कि मेंटल डिसेबिलिटी यानी दिमागी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है या उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। फिर बात कर लेते हैं आयरन की कमी, इससे एनीमिया होता है। इसका सिम्टम है वीकनेस, यानी बहुत कमज़ोरी लगेगी, एकदम पड़े रहोगे, उठने का, चलने का, कुछ दौड़ने भागने का मन नहीं करेगा। एनीमिया के अंदर ये होता है। तो देखो ये बंदा लेटा पड़ा हुआ है, उठना ही नहीं चाह रहा, तो आयरन की कमी की वजह से ये होता है। तो ये देखो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था, ये जो पूरा है आपको PDF मिल जाएगा, क्योंकि ये नोट्स है पूरा। तो ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा।
अगर इसमें कोई अपडेट होगी, मान लो कुछ और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। देखो, कोई भी अपडेट चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अब अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होगे तो अपडेट मिलती रहेगी और आपका जो नाम, फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता होगा किसने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया। बस इतना पता रहेगा कितने लोगों ने ज्वाइन किया, बस ये दिखाएगा। बाकी क्या नाम है, उनका क्या फ़ोन नंबर है, ये नहीं विजिबल होगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट से नोट्स कैसे आपको मिलेगा। वीडियो के नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर एक और मोर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो वेबसाइट, उसके सामने ब्लू कलर से लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्लास 6 साइंस नोट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस चैप्टर के भी नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं या पढ़ने हैं, उस चैप्टर पे क्लिक कर दो। जैसे फर्स्ट चैप्टर के चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो। तो ये देखो नोट्स ओपन हो गया, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। नहीं तो यहाँ नीचे एकदम जाओगे लास्ट में, जहाँ पर ये नोट्स आपका एंड होगा, यहाँ देख सकते हो डाउनलोड दिस नोट्स, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट नोट्स ओपन नहीं होगा, एक ऐड आएगा। अगर उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नीचे हाउ टू डाउनलोड नोट्स लिख कर आ रहा है, उस पर क्लिक करो तो पूरा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।